वेलकम टू पनेशिया आजकल। तो आज हम बात करेंगे 29 एंड 30 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट आवर हेडलाइंस फॉर द डे। तो हमारी हेडलाइंस हैं, सेंटर अप्रूव्स चराई एलिफेंट रिजर्व इन उत्तर प्रदेश, इंडियाज पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस emissions बिलो वर्ल्ड एवरेज रिपोर्ट बाय UNEP, इंटरनेशनल इंटरनेट डे सेलिब्रेटेड ऑन 29th of October, Garuda 7 India-France air exercise in Jodhpur, UN Counter-Terrorism Committee adopts a Delhi declaration against use of emerging tech by terrorists. RRR won Best International Film at Saturn Awards 2022. Delhi University celebrating 100 glorious years, authored by Hardeep Singh Puri. Kerala Tourism Department launched women-friendly tourism project. Center releases amended IT rules for social media. Adani Group to invest $150 billion in pursuit of $1 trillion valuation. तो ये है हमारी आज की हेडलाइंस। तो चलिए बात करते हैं अब इन सभी के डिटेल के बारे में। तो दोस्तों, हमारी जो आज की फर्स्ट न्यूज़ है वो है एक एलिफेंट रिजर्व के बारे में, और वो एलिफेंट रिजर्व जो अप्रूव हुई है उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सी जगह पर होने वाली है। तो दुधवा पिलीभीत उत्तर प्रदेश में ये बनेगी, और जो टोटल एरिया ये कवर करने वाली है दैट इज़ 3049 स्क्वायर किलोमीटर। तो जैसे आपको पता है कि 1992 में हमारे देश में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था, जस्ट लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, और बहुत सारे ऐसे हमारे देश में लॉन्च हुए थे एनिमल्स को लेकर प्रोजेक्ट्स। तो एलिफेंट सेफ्टी के रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है। तो कई बार क्या होता है, जैसे एलिफेंट्स किसी विलेज में या कहीं पर चले जाते हैं और लोग अपनी सेफ्टी में एलिफेंट्स को हार्म पहुंचा देते हैं। तो उन चीज़ों को सेव करने के लिए, उन चीज़ों से बचाने के लिए लोगों को भी और एलिफेंट्स को भी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए कि इसमें प्रोटेक्टेड एरिया भी होगा, फॉरेस्ट एरिया भी होगा और कॉरिडोर्स भी होगा। और अगर हम देखें कि एलिफेंट्स के अलावा कौन सी स्पीशीज़ पर यहाँ पर फोकस किया जाएगा, तो टाइगर, एशियन एलिफेंट जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, ऑल्सो स्वाम्प डियर एंड वन हॉर्न्ड राइनो। तो ये सारे एनिमल्स भी इस एलिफेंट रिजर्व के अंडर सेव किए जाएंगे। तो हमारे देश में अब तक 2 ही एलिफेंट रिजर्व्स थी। The first one was Lemru in Chhattisgarh and Agastyamalai in Tamil Nadu, and this is the third which is going to be opened in उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिपोर्ट आई है UNEP की तरफ से, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि COP27 अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज, तो वो COP अब इस साल होने वाली है। रिसेंटली कुछ ही दिनों में, ऑलमोस्ट एक हफ्ता रह गया है, और वो होने वाली है इजिप्ट में। तो उससे पहले जो असेसमेंट रिपोर्ट्स निकाली जा रही हैं, अब उन रिपोर्ट्स का टाइम पीरियड चल रहा है। तो इस रिपोर्ट में जो रिपोर्ट इंडिया के रिलेटेड आई है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इस रिपोर्ट का जो नाम है वो है मिशन गैप रिपोर्ट 2022 द क्लोजिंग विंडो। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि 2022 के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड एवरेज जो हमारा पर कैपिटा ग्रीन हाउस एमिशन है ग्लोबल लेवल पे, वो है 6.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। सो दिस इज द यूनिट जिसमें उसको मेजर किया जाता है। तो ग्लोबल लेवल पे इट इज 6.3, लेकिन इंडिया का 2.4 है। तो इंडिया बहुत पीछे चल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अ कंट्री। लेकिन अगर हम बात करें कि ग्लोबल लेवल पर जो सबसे बड़े इमिटर्स हैं उनका क्या डाटा रहा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा इमिटर USA जिसका डाटा है 14 एंड 13 फॉर रशियन फेडरेशन, 9.7 फॉर चाइना, 7.5 फॉर ब्राज़ील एंड इंडोनेशिया एंड 7.2 फॉर यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पर आप देखिए कि बहुत ही एक ग्रेव पिक्चर हमें देखने को मिल रही है कि वर्ल्ड के सबसे बड़े एमिटर्स अभी तक भी सबसे बड़े एमिटर्स ही बने हुए हैं, उनमें हमें कोई भी गिरावट अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो 1850 से लेकर 2019 तक जितने ग्लोबल एमिशंस हुए हैं, जितने टोटल फॉसिल CO2 एमिशंस हुए हैं, उनमें से इंडिया का जो पार्ट है वो सिर्फ 3% रहा है। वर्सेस अगर हम बात करें बिगेस्ट एमिटर्स की, जैसे कि US एंड EU, तो उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो 25% एंड 17% के अराउंड रहे हैं। तो क्योंकि उन देशों में बहुत ही पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था कंपेयर टू इंडिया, चाइना या ब्राज़ील, तो वहाँ उनके जो एमिशंस का कंट्रीब्यूशन है वो भी ज़्यादा रहा है।
तो अब देखते हैं कि इस COP में क्या रिजल्ट निकल के आता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे जब वो मीटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट इन द न्यूज हेयर वी हैव इंटरनेशनल इंटरनेट डे, और ये मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो बात आती है वो ये आती है कि ये क्यों मनाया जाता है इस दिन को। तो यहाँ पर आता है अक्टूबर 29, 1969 का ईयर। तो इस दिन फर्स्ट इंटरनेट कनेक्शन बना था। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो सबसे पहले मून पर गए थे, उनको यहाँ पर मून पर पहुँचे सिर्फ अभी 2 महीने हुए थे, उसके बाद हमारे वर्ल्ड में इंटरनेट कनेक्शन इन्वेंट हो गया था। और इसी दिन सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भी सेंड किया गया था। तो यहाँ पर देयर वाज दिस पर्सन, ही वॉज अ स्टूडेंट प्रोग्रामर जिसका नाम था चार्ली क्लाइन। तो उन्होंने एक मैसेज सेंड किया था, वो मैसेज सिर्फ एक वर्ड का था, LO, सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट्स उन्होंने उस मैसेज में भेजे थे। तो यहाँ पर ये हिस्ट्री क्रिएट हुई थी वर्ल्ड लेवल पर। आज हम इंटरनेट को एक कितने वाइडर यूज़ में ला रहे हैं। तो 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी और इस दिन को याद करते हुए हम इंटरनेशनल इंटरनेट डे को मनाते हैं। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में हो रही है एक एयर एक्सरसाइज, और ये हो रही है जोधपुर में, जिसका नाम है गरुड़ा, और ये उसका 7th एडिशन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या डिटेल्स हैं। सो इट इज़ 18 डे मिलिट्री एक्सरसाइज, तो काफ़ी लंबा टाइम के लिए चलती है। और वो 18 डे कौन से हैं हमारे 2022 में, ये शुरू हुई थी अक्टूबर 26 और ये चलेगी 12 नवंबर तक। तो काफ़ी लंबे दिन ये कवर करने वाली है। तो यहाँ अगर हम बात करें कि फ्रेंच की साइड से क्या पार्टिसिपेशन हो रही है और इंडिया की साइड से क्या पार्टिसिपेशन हो रही है, तो फ्रेंच की तरफ से यहाँ पे पार्टिसिपेशन हो रही है 4 राफेल फाइटर जेट्स, 1 A330 multi-role tanker transport, and their 220 personnel is going to participate in all this function. Next we have Indian Air Force. तो हमारी तरफ से सुखोई 30 MK1 जेट्स, राफेल्स, तो दोनों तरफ से राफेल्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जैगुआर जेट्स, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स एंड Mi-17 हेलीकॉप्टर्स। तो काफ़ी बड़े लेवल पर ये एयर एक्सरसाइज होने वाली है। तो क्योंकि ये 7th एडिशन है, हम एक बार नज़र डाल लेते हैं तो इससे पहले वाले एडिशन कब कब हुए थे और कहाँ कहाँ हुए थे। तो जो 1st, 3rd और 5th एडिशन हुआ था वो हुआ था इंडिया में। तो पहली बार ये 2003 में, तो 2003 से ये हमने जो एक्सरसाइज है वो करनी शुरू की थी फ्रांस के साथ। तो 3rd हुई थी 2006 में, देन 2014 में 5th हुई थी। तो ऑल्टरनेटिव चूज़ किया जाता है, जैसे 1st अगर इंडिया में हुई थी तो 2nd फ्रांस में हुई थी। तो उस अकॉर्डिंग जो 7th है अब वो इंडिया में हो रही है। तो 2nd, 4th और 6th एडिशन जो है वो फ्रांस में हुआ था। तो इंडिया और फ्रांस से अगर हम बात करते हैं तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है, वो आती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में ही इसका इनिशिएशन इंडिया ने किया था और फ्रांस उसका को पार्टनर है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी इंडिया और फ्रांस के जो रिलेशंस हैं वो हमें आने वाले सालों में बहुत अच्छे होते दिख रहे हैं। अब बात करते हैं दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में। तो UN काउंटर टेररिज्म कमेटी की मीटिंग हुई थी 2 दिन, और वो मीटिंग हुई थी इंडिया में, जिसके अंडर एक डिक्लेरेशन साइन हुई है, उसको नाम दिया गया है दिल्ली डिक्लेरेशन। तो पहले आप देखिए कि वो हुई कौन सी डेट्स को है। वो हुई है 28 एंड 29 अक्टूबर को, एंड इट इज़ अ नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। तो इसमें बात किस चीज़ की हुई है? इसमें बात इस चीज़ की हुई है कि जो टेररिस्ट हैं अब उन्होंने टेक्नोलॉजी को भी अपने टेररिस्ट पर्पसेस में लाना शुरू कर दिया है। जैसे आप देखिए कि अब्यूज़ ऑफ ड्रोन्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और क्राउड फंडिंग, तो ऐसे मेथड्स उन्होंने चूज़ करने शुरू कर दिए हैं। तो इसके रिलेटेड उनको काउंटर अटैक करने के लिए ये डिक्लेरेशन साइन हुई है कि कैसे कंट्रीज़ एक फ्रेमवर्क बनाएंगी, जिस फ्रेमवर्क के अंडर वो ये गाइडलाइंस देंगी कि कैसे कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट कर सकती हैं उस चीज़ को कम करने में। तो यहाँ पर CTED, द सेक्रेटेरिएट फॉर द कमेटी, को बोला गया है कि वो ऐसी गाइडलाइंस को फ्रेम करे और सभी कंट्रीज़ फिर उस गाइडलाइंस को ही फॉलो करेंगी। And also India will contribute $5 lakh to the United Nations Trust Fund for Counter Terrorism। तो इंडिया इसमें अपनी तरफ से $5 लाख कंट्रीब्यूट करने वाला है इस फंड के लिए।
तो नेक्स्ट हमारे पास एक गुड न्यूज़ है विच इज़ अबाउट अ मूवी RRR, जो आप लोगों ने, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने तो देख ली होगी। तो जिन्होंने नहीं भी देखी है मैं उनको भी यही बोलूँगी कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड मिला है, तो व्हाई नॉट वॉच दिस मूवी। आप आज ही जाइए और इस मूवी को देखिए, किसी न किसी OTT प्लेटफॉर्म पे आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो RRR जो मूवी है वो बनाई थी SS राजा मौली जी ने। तो सैटर्न जो अवार्ड्स हैं वो लॉस एंजलिस में हुए थे, पहली बार ये 1973 में हुए थे। तो इसमें जो बेस्ट मूवी चूज़ किया गया है वो RRR है। तो इसमें काम करने वाले जो हैं वो जूनियर NTR एंड रामचरण एज द पैरेलल लीड्स। यहाँ आप फोटो में देखेंगे ये हमारे मेन लीड्स रहे हैं एंड दिस इज़ द मेकर ऑफ द मूवी। तो ग्लोबल लेवल पे इस मूवी ने 1200 करोड़ रुपीज़ की इनकम क्रिएट कर ली है। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये मूवी जापान में भी स्क्रीन हो रही है इस वक्त। तो आप सोच सकते हैं कि ये मूवी एक बहुत अच्छी मूवी है, यू शुड नॉट रियली मिस दिस मूवी। तो जो मूवीज़ नॉमिनेट हुई थी वो थी डाउनटाउन एबे, अ न्यू एरा, आईफिल, आई एम योर मैन, राइडर्स ऑफ जस्टिस, साइलेंट नाइट। इन सब मूवीज़ को हराकर RRR ने इस खिताब को हासिल किया है। नेक्स्ट इन द न्यूज़ हेयर वी हैव अ बुक। वो बुक एडिट की है हरदीप सिंह पुरी जी ने। हरदीप सिंह पुरी जी हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं। तो ये बुक बनाई गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो जितने भी फेमस दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलुमनाइज हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस इस बुक में लिखे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि वो कौन से फेमस नाम हैं। सबसे पहले हमारे पास नाम आता है अमिताभ बच्चन जी का। तो अमिताभ बच्चन जी ने इस बुक में फॉरवर्ड भी किया है, उन्होंने इसका फॉरवर्ड लिखा है अमिताभ बच्चन जी ने, और ये पब्लिश की गई है रूपा पब्लिकेशंस की तरफ से। तो यहाँ पर और भी फेमस नाम हैं जैसे किरण रिजिजू जो आपने बहुत कॉमनली सुने होंगे, अर्नब गोस्वामी, नमिता गोखले। तो ये सारे फेमस नाम हैं और इन सभी के हाइलाइट्स उस बुक में इंक्लूड किए गए हैं। दिस इज़ द कवर ऑफ द बुक। तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है इफ़ यू वांट टू बाय इट एंड रीड अबाउट देयर वंडरफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर केरला ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म का एक प्रोजेक्ट। तो उसके अंडर उन्होंने वुमेन की सेफ्टी, उनके सैनिटेशन प्रॉब्लम्स और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो यहाँ पर क्या है, ऑल वुमेन टूर पैकेजेस बनाए जाएंगे विच विल इंक्लूड देयर फूड, विच विल इंक्लूड देयर अकोमोडेशन, और इनको जो हेड करेंगी वो भी वुमेन एम्प्लॉयज़ ही होंगी। और ट्रेनिंग दी जा रही है वुमेन एम्प्लॉयज़ टू वर्क एज टूर कोऑर्डिनेट्स, स्टोरी टेलर्स, कम्युनिटी टूर लीडर्स, ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिससे दो तरफा हमें फ़ायदा होता दिख रहा है कि केरला स्टेट में टूरिज़्म भी प्रमोट होगा, वहाँ पर जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में जाना शुरू करेंगी अगर उनको सेफ्टी महसूस होगी। एंड ऑल्सो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो उनके जो टूरिज़्म मिनिस्टर हैं मोहम्मद रियाज, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो इसका जो एम है वो है इंश्योर सेफ एंड हाइजीनिक डेस्टिनेशन फॉर वुमेन। तो हाइजीन इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ इन दिस प्रोजेक्ट। तो हमारे जो IT मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने अमेंडमेंट्स पास की हैं सोशल मीडिया के रिलेटेड। तो इस अमेंडमेंट को क्या नाम दिया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल 2022। तो सोशल मीडिया के रिलेटेड जो भी लोग चीज़ें फेस करते हैं उसके लिए ये रूल्स को पास किया गया है। तो इस अमेंडमेंट के अंडर एपिलेट पैनल्स बनाए जाएंगे आने वाले 3 महीनों के अंदर। तो अब ये काम कैसे करेंगे, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक इन हाउस ग्रीन रिड्रेसल ऑफिसर होता है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसा एक ऑफिसर होता है। तो यहाँ पर इस अमेंडमेंट के अंदर पहले तो उस ऑफिसर को हिदायत दी गई है कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर पहले तो ये देखिए कि आप कंप्लेंट को रिसीव कर लें। उसके बाद अगर तो वो कंप्लेंट है कि इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड है, आपको किसी चीज़ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे उतारना है, तो वो चीज़ तो 72 आवर्स में हो जानी चाहिए। एंड ऑल्सो अगर कोई और कंप्लेंट है तो उस कंप्लेंट को आप मैक्सिमम 15 दिनों में सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर किसी कस्टमर की वो नीड पूरी नहीं होती है वहाँ पर, तो वो जा सकती हैं इन एपिलेट अथॉरिटीज़ के पास, जिनको 1 महीने का टाइम दिया गया है और 1 महीने के अंदर अंदर उनकी कंप्लेंट रिड्रेस होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव हो जाएगी। एंड ऑल्सो देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि जैसे अब ट्विटर को एलन मस्क ने एक्वायर कर लिया है, तो वो हम देखेंगे कि ट्विटर में कौन सी ऐसी चीज़ें फॉलो होंगी और कैसे कैसे एलन मस्क उन चीज़ों को फेस करेंगे। तो ये जो एपिलेट पैनल्स हैं,
इट विल कंप्राइज ऑफ अ चेयरमैन एंड 2 होल टाइम मेंबर्स। तो 3 मेंबर्स की ये कमेटी होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर इसको अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट इन द न्यूज़ हेयर वी हैव अडानी ग्रुप। तो जैसे आपने देखा है अभी फोर्ब्स 100 इंडिया की भी लिस्ट आई थी, तो उसमें अडानी ने ही टॉप किया है। तो अब हम देखते हैं कि उनका जो सपना है, उनका सपना है 1 ट्रिलियन वैल्यूएशन। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पूरे वर्ल्ड में कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन में आती हैं। तो वो कंपनी है एप्पल, सऊदी अरामको, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल्स पेरेंट अल्फ़ाबेट एंड अमेज़ॉन। तो अभी तक यही कंपनीज हैं और हमारे देश की अडानी ग्रुप ये सपना देख रही है कि वो इन कंपनीज के ग्रुप में आएगी। तो पहले आप ये देखिए कि उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन में चेंज कितना बड़ा आया है। तो 2015 में अडानी ग्रुप की जो कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू थी वो $16 बिलियन थी और 2022 में वो जंप कर दिया है 260 बिलियन ने। तो बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पर चेंज आया है। और जो 150 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट में कुछ पार्ट्स उन्होंने बताए हैं कि हम इतना इन्वेस्ट इस सेक्टर में करेंगे। तो यहाँ पे वी हैव अ लिस्ट ऑफ दैट ऑल्सो। तो उसमें से 50 to 70 बिलियन दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव हमारी कंट्री के लिए भी। और ग्लोबल लेवल पे हमारा जो इनिशिएटिव है क्लाइमेट की तरफ, उसमें ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। एंड 23 बिलियन टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, अगेन अ क्लाइमेट रिलेटेड स्टेप। Next we have 7 billion in electricity transmission, 12 billion in transport utility, 5 billion in road sector। तो बहुत सारे सेक्टर्स में अडानी ग्रुप प्लान कर रहा है एक्सपेंशन का। तो ये अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne। तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.